लक्ष्य सत्यागी। तो आज और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस। देखते हैं इक्विवेलेंट मास होता क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इक्वेशंस के अंदर। पहले हमने देखा हमारे पास एक एसिड H2SO4 है, उसको हमने रिएक्ट कराया 2NaOH के साथ, तो हमारा एक सोल्ट बन गया Na2SO4। ये सोल्ट बना, ये बेस था, ये एसिड था, ये हमारा निकल गया वाटर, ये हमारा वाटर निकल गया गाइस, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता क्या है, ये चीज है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलिकुलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास होता है किसी भी मोलिक्यूल का मास। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है हमारे पास O2, इस O2 का मास होता है 32 ग्राम। ये से भी आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा है, आपने जहां से भी चैप्टर पढ़ा है आपको वहां जरूर सिखाया होगा कि मोलिकुलर मास होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम। ऐसे ही अलग अलग कंपाउंड्स को हम निकाल लेते हैं, तो ये नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं x। अभी x क्या है, x है एक वैलेंसी फैक्टर है, x वैलेंसी फैक्टर है। और वैलेंसी फैक्टर तीन तरह के होते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी। एसिडिटी जो होती है वो बेसिस में होती है कि बेसिस जो है वो कितने OH माइनस आयंस जो है वो रिलीज करते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इस NaOH ने एक OH आयंस रिलीज करेगा जब ये H2SO4 के साथ निकलेगा, एक नहीं दो, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 2 OH माइनस आयंस रिलीज करेगा जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह से एसिड्स में देखा जाता है कि H+ कितने रिलीज करेगा जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। और न्यूट्रलिटी में क्या होता है कि कोई सोल्ट बना है उसमें कितने OH माइनस आयंस लगे हैं, कितने H+ आयंस लगे हैं, मतलब उसमें कितना एसिड और बेस का कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा सोल्ट में न्यूट्रलिटी देखता है। ओके गाइस, अब हम एक एक करके ना डायरेक्ट में पढ़ते हैं एसिड, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी, उसके बाद हम करेंगे नॉर्मेलिटी। तो देखिए गाइस, हम पहले पढ़ रहे हैं बेसिसिटी। ये सिंपली होती है एसिड्स के अंदर, इसका मैंने आपको मतलब वर्बली बता दिया था। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है असल में। नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज, जितने भी नंबर ऑफ H+ आयंस है वो रिलीज हुए हैं फ्रॉम एन एसिड, एक एसिड के अंदर से, व्हेन जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो किसी एसिड में से H+ आयंस निकलते हैं, ये आपको पता है। तो कितने H+ आयंस निकलेंगे किसी एसिड में से जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये होगा उसका बेसिसिटी। देखिए मैंने आपको पहले भी रिएक्शन लिखवाई थी, H2SO4 ने NaOH के साथ रिएक्ट करा तो दिया हमें Na2CO3 + H2। हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे OH माइनस कितने हैं, उसी के हिसाब से हमारा जो H2SO4 है एसिड जो है वो अपने H+ आयंस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे H2SO4 में 2 H2 है और यहाँ पे इसी वजह से हमने 2 OH बैलेंस करे हैं, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके हमें 2 हाइड्रोजन 2 H+ निकाल देगा और हमारा वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 आ जाएगा 2, क्योंकि इसने 2 H+ निकाल दिए हैं किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद। अब हम देख लेते हैं कुछ और एसिड, H3PO4 देख लेते हैं। तो मैंने 2 एसिड लिए हैं, H3PO4 एंड H3PO3, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर क्या निकलेगा। ये जो एसिड है ये इसके जो सारे H हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, H3PO4, ठीक है।
तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर इन एटम्स को छोड़ देता है, हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन एटम उससे लड़के बाहर निकल जाते हैं कि हमें कोई बेस दिख रहा है, हम बेस के साथ क्रिएट करेंगे, हम बेस के साथ बाहर चले जाएंगे। तो OH कहता है जाओ, तो मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लोन पेयर के साथ भी रह सकता हूँ, किसी और के साथ भी रिएक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तुम तो बेचारे हो, तुम जाओ। इस हाइड्रोजन को वो भगा देता है, तो यहाँ से तीनों H+ निकल जाते हैं हमारे। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या बनता है, इसका वैलेंसी फैक्टर बनता है 3। अब आप कहेंगे ये दूसरा क्या है, ये स्ट्रक्चर से समझाना ज्यादा इजी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ही मैंने दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अब एक ऑक्सीजन कम कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 ही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम ही है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके स्ट्रक्चर में एक दिक्कत आ गई कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 ही पड़ गए। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो तो बाहर निकल जाएगा रिएक्ट करने के लिए कि ऑक्सीजन कहेगा मैं लोन पेयर के साथ खुश हूं, मैं भेजता हूं तुम्हें, जाओ। पर जो फॉस्फोरस के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया मजबूरी के लिए, क्योंकि जो भी सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी या वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा पूरा कर सकता है, ये रूल होता है। तो हाइड्रोजन को मजबूरी इसके साथ जुड़ना पड़ा। अब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुका है फॉस्फोरस के साथ। अगर कोई एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़ जाता है तो उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन अभी हाइड्रोजन जुड़ चुका है, ये ना ही इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो अपने आप बाहर खींच के इसे पोलराइज कर दे, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फॉस्फोरस इसको पकड़ के खींच के रखा कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़े हैं इन्हें पिछले वाले केस की तरह ही ऑक्सीजन ने कहा कि तुम निकल जाओ, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है 2। हाइड्रोजन कितने ही हो, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो लास्ट हमारे ऑक्सीजन कम हो गए, ऑक्सीजन हमने कम कर दिया तो वो जो बचा है वो फॉस्फोरस के साथ ही जुड़ेगा कहीं जाके। अब जब वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ेगा तो फॉस्फोरस उसको निकलने नहीं देगा। सीधा नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख के कभी भी क्वेश्चन में ये मत सोच लेना कि उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे, हो सकता है कि हाइड्रोजन कम निकले क्योंकि वो सेंट्रल एटम से जुड़ा हो। एक बार आता, अगर आपको ये आता है तो ये बना के देख लीजिए, वरना कई कई केस में, तो ये ज्यादातर केस में नहीं होता है, कई कई केस में ऐसे ही काम चल जाता है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है कि आपको ये सब बना बना के देखना पड़े। आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे समझ में आ जाता है आराम से, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं एसिडिटी, हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि बेस के अंदर होती है। तो सबसे पहले देखिए, पेट वाली एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी अलग है। इसका मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ OH आयंस जो होते हैं वो रिलीज हो किसी, जब कोई बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। हमने एसिड के केस में पढ़ लिया कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो H+ आयंस निकालता है, ठीक है, एसिड निकालेगा, H+ आयंस वो बाहर निकाल देगा अपने, और बेस भी तो अपने OH- आयंस बाहर निकालता है। तो कितने नंबर ऑफ OH- आयंस बेस बाहर निकालता है, वही चीज हमारी होती है एसिडिटी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई इसको 2 हाइड्रोजन एटम वाला मिल गया तो ये काम करेगा कि दोनों अपने हाइड्रोक्साइड बाहर निकाल देगा, हाइड्रोक्साइड आयन 2OH- आयन से अपने दोनों बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। ये दूसरा एग्जांपल दिया है AlOH राइस, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अपने 3 OH- निकाल देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर ऑफ आपका निकल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा इसका 3, क्योंकि इसने अपने 3 हाइड्रोक्साइड बाहर निकाल दिए हैं। अब हम देखते हैं कि सोल्ट्स के अंदर क्या होता है। अब देखते हैं सोल्ट्स के लिए क्या होता है। सोल्ट्स का हमारा वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोल्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम।
टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ कैटायन इन अ सोल्ट, किसी भी सोल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ कैटायन जो होंगे किसी भी सोल्ट के अंदर, वही होगा हमारा वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोल्ट। जैसे कि हम एक सोल्ट ले लेते हैं Na2CO3, हमारे एक सोल्ट ले लिया है Na2CO3। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसको तोड़ के देखते हैं, Na2+CO3 2-, इसी इन दोनों आयन से मिलकर ही हमारा ये सोल्ट बना होगा। तो Na2+ जो है ये कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया सोल्ट का 2। वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम मेनली कैटायन देखते हैं, कितने कैटायन और पॉजिटिव चार्ज कितना है, सेम ही चीज है, कितने कैटायन है कितना पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से हमने इसमें देख लिया। अब हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, इसमें भी ऐसे ही होगा Ca2+CO3 2-, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 ही निकल के आएगा, क्योंकि इसमें 2 कैटायन है और 2 ही पॉजिटिव चार्ज है। ये देखा 2+ ये 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस तरह से निकल के आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, AlCl3 का भी निकाल सकते हैं। ये रहा Al3+Cl3- 3Cl-, ठीक है, ऐसे ही बना होगा ये। तो कितने पॉजिटिव चार्ज है, या 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 कैटायन है, Al के 3 कैटायन है। तो इस तरह से हमारा इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया 3। तो इस तरह से हमने तीनों के एसिड का, बेस का और सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लिया है। जो X था इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले में था, हमारा यूज होता था। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH का हमें निकालने के लिए कहा है, H2SO4 का निकालने के लिए कहा है, Na2CO3 का हमें निकालने के लिए क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट मास का शुरुआत में ही फॉर्मूला बताया था। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर X, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर X होता है हमारा। मैंने आपको तीनों के एसिड, बेस और सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालने सिखा दिए हैं। इक्विवेलेंट मास इन तीनों का कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखते हैं NaOH का। NaOH का आपको सबसे पहले मोलर मास निकालना आना चाहिए। तो हमारा NaOH का मोलर मास हमने निकालना सीखा था। मोलर मास के अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, और आपको आता है तो कंटिन्यू कीजिए आगे। मोलर मास में हमने देखा था कि यहाँ पे मोलर मास कैसे निकालते हैं। कंपाउंड का जो मोल मास होता है, 1 मोल मास होता है, उसको ऐड करते चले जाते हैं जो उसमें कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे 3 है Na+O+H, तो हमने तीनों का मास जोड़ दिया है, तो इसका मोलर मास आ गया 40 ग्राम। 40 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, 40/1 कर दीजिए, कि आपको पता है कि NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ये केवल एक OH- आयन से रिलीज कर सकता है। जब तक ये सिंगल में आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो 2 OH- रिलीज कर सकता है, पर हम सिंगल के निकाल रहे हैं तो एक OH- अपना हायरली रिलीज कर सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास NaOH का आ गया 40 ग्राम। इसी तरह से हमने H2SO4 का निकाल लिया मोलर मास ऑफ H2SO4 2x1, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2x1, और उसके बाद हमारा सल्फर का मास होता है 32, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है 4। अब हमने कैलकुलेशन निकाल लिया कि मोलर मास ऑफ H2SO4 हमारा आ रहा है 98 ग्राम। अब हमने इसे वापस से फॉर्मूले में रखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे। हमने रख दिया मोलर मास ऊपर 98 ग्राम। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रही है, ये मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन निकाल सकता है, मैक्सिमम ये 2 हाइड्रोजन निकाल सकता है।
तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2 और हमारे इक्विवेलेंट मास आ गया H2SO4 का 49 ग्राम। इसी तरह से हमारा Na2CO3 का निकल जाएगा, क्योंकि Na2CO3 का आपको मोलर मास निकालना आ गया, मोलर मास निकालना आता है आपको, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2, मैंने आपको बताया था। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 का क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 उसका मोलर मास रख देंगे ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देंगे, उसके x था हमारा 2, तो जो भी उसका मोलर मास होगा उससे डिवाइड करके हम Na2CO3 का भी निकाल सकते हैं। इसे आप अपने आप निकाल के देखिए और कमेंट सीखने के लिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है कि किसी भी कंपाउंड का मास गिवन और अपॉन उसको डिवाइड कर देंगे उसके इक्विवेलेंट मास से, जो हमने अभी निकालना सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। तो हमको गिवन मास दिया है NaOH हमारा कंपाउंड है जो हमने लिया है, कंपाउंड हमारा बेस है जो हमने लिया है, उसका हमें गिवन मास दिया है 0.4 ग्राम मास गिवन जो हमें ऊपर रखना है। उसके बाद हमें कहा है कि इसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH है हमारा 40/1, तो ये हो गया 40 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH हो गया हमारा 40 ग्राम। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं। 0.4/400, 400 नहीं है, 40 था हमारा मोलर मास ऑफ, मोलर मास नहीं, हमारा इक्विवेलेंट मास निकाला था हमने, ये रहा 40। तो इसका जो पॉइंट था वो हटके इसमें 10 नीचे भेज दिया, यहाँ पे 400 हो गया। इसी तरह से 40 था ये 400 बना दिया गया कि ऊपर से 10 ड्रॉप कर दिया पॉइंट की वजह से, तो हमारा आगे ग्राम इक्विवेलेंट 0.01। तो अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है क्या। तो यहाँ मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। ये सिंपली कुछ नहीं होता है, सिंपली एक रेशो होता है, रेशो ऑफ द गिवन मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का गिवन मास का रेशो टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड, गिवन मास का रेशो अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड। अगर हम कर देंगे, हम का रेशो निकाल लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ। हमारा नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना सीखा है, किसी भी कंपाउंड का निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें जो सोल्यूट होगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, जो कि प्रेजेंट होगा 1 लीटर के सॉल्यूशन में, यहाँ पे बोलेंगे लीटर में। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने आपको पहले बता दिया। उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसको लीटर में रख के उससे डिवाइड कर देंगे। इसके ऐसा यूनिट होगी पर लीटर, ऐसा यूनिट होगी इसकी पर लीटर, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी मास होता है नीचे भी मास होता है। ये तो यूनिट लेस होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो लीटर कहता है इफ यदि 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 है हमारा, प्रेजेंट है वो 500 ml सॉल्यूशन में, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो हमें फाइंड करना है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी उसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आंसर।
तो देखिए इसका आंसर गिवन मास दे रखा है 0.98 ग्राम, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास फेस्टोस 4। मैंने आपको सिखाया था इसी वीडियो के अंदर, पहले सिखाया था इसी वीडियो में कि उसका मोलर मास अपन उसका वैलेंसी फैक्टर है, साफ साफ दिख रहा है 2 आएगा। तो हमने इसको निकाल लिया इक्विवेलेंट मास 49 ग्राम होगा। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेस्टोस 4। इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारा गिवन मास अपॉन हमारा इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे रख के हमारा आ गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.02। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 0.02, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम हमें दिया है 500 ml। ml से हमें लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है वॉल्यूम को ऊपर, सीधा सीधा वो ऊपर चला जाएगा, तो मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई में लिख दिया है। जब उसको इसका सोल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी नॉर्मेलिटी 0.04 पर लीटर। इसको नॉर्मेलिटी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एन से नॉर्मल होता है हमारा, नॉर्मेलिटी को आधा कर दो, मतलब आधी नॉर्मेलिटी 1/2 होती है नॉर्मेलिटी जब, तब हम उसे कहते हैं सेमी नॉर्मल। और बाय नॉर्मल क्या होता है, जब मोलैरिटी 2 होती है, सिंपली 2 होती है मोलैरिटी, जब उसे कहते हैं बाय नॉर्मल। और जब हमारी मोलैरिटी होती है सेंटी नॉर्मल में, हमारी मोलैरिटी होती है 100, 1/100 हमारी जब मोलैरिटी हो जाती है किसी सॉल्यूशन की तो वो होती है सेंटी नॉर्मल। और डेसी नॉर्मल कब होती है, जब किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1/10 हो जाए तो वो जाती है डेसी नॉर्मल। इस पे हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड, हमें मास फाइंड करना है, एनएच हमारा कितना है, प्रेजेंट है 250 ml में, उसकी वॉल्यूम दी है और सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, ये हमें बहुत बड़ी चीज बताती है। तो इससे हमें इसकी नॉर्मेलिटी पता लग जाएगी। तो इससे इसकी नॉर्मेलिटी हो गई तो सेमी नॉर्मल जो इसने हमें दे दिया उससे उसकी मोलैरिटी हो गई 1/2, ठीक है। और हमने इसने हमें दे दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसने हमें दे दी 250 ml, उसको हम चेंज कर लेंगे डिवाइड करके अपने आप, वो आ गई 1/4 लीटर, ठीक है। तो इसने हमें सिंपल सारा कुछ दे दिया है। अब हमें सिंपल निकालना है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये था हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो हमें इसने नॉर्मेलिटी दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी है हमारी 1/2 और वॉल्यूम है हमारी 1/4, तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 1/8। अब हमें निकालना है मास। मास निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें NaOH का इक्विवेलेंट मास पता है, NaOH का इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास मैं आपको निकालना बताता हूँ। इक्विवेलेंट मास मैंने आपको भी सिखाया है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का कि उसका मोलर मास उसका होता है 40 और उसकी वैलेंसी फैक्टर ये एक वो दे सकता है, मैंने आपको भी बताया, तो वो हो जाएगा 40 ग्राम। अब हम देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा इसका। ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर हमारा ग्राम इक्विवेलेंट हमें दे रखा है और ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में इक्विवेलेंट मास रख देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। सबसे पहले हमारा आ जाता है मास, जो चीज हमें निकालनी है वो रही हमारी ये, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट मास। तो मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास करके हमारा निकल जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं हमारे 1/8, इक्विवेलेंट मास कितना आ रहा है हमारा 40, सीधा यहाँ से देख लीजिए 5 ग्राम आ रहा हमारा NaOH है, ये रहा हमारा आंसर। सिंपल हमने कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ चुका है 5 ग्राम। तो अब हम देख लेते हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद लिखा है हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। हमने सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों के अंदर लीटर में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट चुका है हमारा। ऊपर है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नीचे है मोल्स ऑफ सोल्यूट।
तो हमारा हमने ऐसे हमें पता था इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमने इन दोनों को खोल दिया है। इन दोनों की वैल्यू होती है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, और मास गिवन अपॉन मोलर मास होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ से हमने गिवन मास दोनों में गिवन मास था, हमने काट दिया, तो यहाँ से हमारा मोलर मास ऊपर चला गया, इक्विवेलेंट मास नीचे आता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए मोलर मास हमने लिख दिया, इक्विवेलेंट मास का हमें फिर से एक फॉर्मूला पता है कि मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे मोलर मास से मोलर मास भी कट गया और ये जो एक्स था ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये हमारा एक्स रह गया। तो हमारा सीधा सीधा रिलेशन आ गया एन अपॉन एम, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमारा होता है वैलेंसी फैक्टर, ये रहा नॉर्मेलिटी। अगर आपको सिंपली किसी की नॉर्मेलिटी दी हो तो आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं, आपको किसी की मोलैरिटी दी हो तो आप उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सी रिलेशनशिप बता दी है। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, बाय बाय।